इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में ग्रेच्युटी के मीनिंग को समझाया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कि ग्रेच्युटी होती क्या है। देखिए, जब भी किसी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होता है, जब किसी कर्मचारी की जिस इंडस्ट्री में वो काम करता है, जिस कंपनी में वो काम करता है, वहाँ से जब उसकी सेवानिवृत्ति होती है, रिटायरमेंट होता है, उस समय उसके एम्प्लॉयर के द्वारा उसे एक लमसम अमाउंट पे किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेच्युटी। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पर, ग्रेच्युटी क्या होता है कि रिटायरमेंट के टाइम पर एक लमसम अमाउंट जो एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेच्युटी। अब जब ये ग्रेच्युटी उस एम्प्लॉय को मिलती है, चूंकि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बेसिक सैलरी से हम बात करते हैं कि सैलरी जो हर महीने मिलती है वो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, इस तरह का अमाउंट वो होता है। लेकिन ये ग्रेच्युटी का अमाउंट एक लमसम अमाउंट इन लैक्स, लाखों रुपए में हो सकता है। तो जिस समय ये अमाउंट एम्प्लॉय को रिसीव होगा, ग्रेच्युटी का अमाउंट जब एम्प्लॉय को, कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के टाइम पर प्राप्त होगा, उस समय वो अमाउंट उसके लिए टैक्सेबल है या नहीं है, उस अमाउंट के ऊपर एम्प्लॉय को टैक्स देना है या नहीं देना है, उसको लेकर के सेक्शन 10 इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में इसके प्रोविजन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ग्रेच्युटी का मीनिंग समझा। अब हम यहाँ पर वो अलग अलग केस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो ग्रेच्युटी को लेकर के सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में एक्सप्लेन किए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ग्रेच्युटी है, ये ग्रेच्युटी रिसीव किसको हो रही है। जैसा हम सभी को इनकम टैक्स में हमको मालूम है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये जो ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है, ये जो ग्रेच्युटी का अमाउंट प्राप्त हो रहा है, ये अमाउंट किसे प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है, उस कैटेगरी को हमको इस तरह से समझना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी के सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के टाइम पर जब ये ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है तो उसको लेकर के क्या प्रोविजन है। तो देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेच्युटी को रिसीव करता है तो वो उसके लिए 100% एग्जम्प्ट होती है, 100% कर मुक्त। इसका मतलब ऐसे कर्मचारी को किसी भी प्रकार का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी अलग अलग डेफिनेशन हमको यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर जो हमको गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझना है, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय, केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी और स्थानीय सत्ता। लोकल अथॉरिटी का मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। ठीक है। तो उस समय जब ये ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है, अब ये अमाउंट बेसिकली रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है, लेकिन इन केस कभी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उस समय भी अमाउंट उसके फैमिली मेंबर को मिलेगा। ठीक है। तो फर्स्ट रूल हमारे लिए क्या बनता है इसमें यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के जो कर्मचारी होते हैं, उन एम्प्लॉयज को, उन कर्मचारियों को जब ये ग्रेच्युटी मिलती है तो वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के प्रावधानों के अनुसार 100% एग्जम्प्ट होती है। तो ये तो हमने प्रोविजन देखा यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की दशा में। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए कि एम्प्लॉय यहाँ पर एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो उस केस में जब वो अमाउंट उस एम्प्लॉय को मिलता है तो टैक्स प्रोविजन क्या होते हैं। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में हमने प्रोविजन को यहां पर देखा। अब हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय
क्या टैक्स प्रोविजन को यहां पर समझते हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि वो एम्प्लॉय काम कहां पर करता है। तो उसको लेकर के हमें दो प्रोविजन यहां पर देखना है। वो किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है, एम्प्लॉय किसी ऐसी कंपनी में काम करता है, किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है। ये एक कानून है ग्रेचुटी को लेकर के, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लागू होता है। अब सबसे पहले हमको यहां पर ये समझना होगा ऐसे कौन कौन सी कंपनियां हैं, ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर ये एक्ट, ये कानून लागू होता है। तो एक डेफिनेशन में आपको यहां पर समझाता हूं। दिस एक्ट, ये जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है, हम इसको सबसे पहले यहां समझते हैं कि ये एक्ट, ये कानून ग्रेचुटी एक्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होता है। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एम्प्लॉइज एंगेज इन फैक्ट्रीज, माइंस, गार्डन्स, ऑयल फील्ड, पोर्ट्स, रेल कंपनीज एंड सच अदर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वेयर 10 और मोर देन 10% आर एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये है, ये जो अधिनियम है ये उन कंपनियों पर लागू होता है जहां पर 10 या उससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, वहां वहां पर जो एम्प्लॉयज है उनकी नंबर है 15। इसका मतलब वहां पर 10 कर्मचारियों से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमको समझना है इसमें यहां पर कि ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल कौन सी कंपनी में होता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कौन सी इंडस्ट्री में होता है जहां पर 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स, एम्प्लॉयज काम करते हैं। ऐसी कंपनी के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो सबसे पहले हमको समझना है इंडस्ट्री को लेकर के, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एम्प्लॉय काम करता है और उस इंडस्ट्री पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। और एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर यह वाला कानून पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब हम सबसे पहले एक ऐसे एम्प्लॉय की बात करेंगे, एक ऐसे एम्प्लॉय को लेकर के यहां पर हम ग्रेचुटी का टैक्स ट्रीटमेंट समझेंगे, जो किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जहां पर यह कानून लागू होता है, जहां पर ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है। चलिए अब हम इसके प्रोविजन को यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पूरा ध्यान आपको इस पॉइंट को लेकर देना है कि हम किसी ऐसे एम्प्लॉय के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं जो किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा तो देखिए, हमें 3 अमाउंट में कंपैरिजन करना है। हमें 3 अमाउंट को लेकर के यहां पर कंपैरिजन करना है। अब वो 3 अमाउंट क्या है वो आप यहां पर समझिए। सबसे पहला अमाउंट होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वास्तव में प्राप्त राशि। वास्तव में प्राप्त राशि मतलब जब कर्मचारी को ग्रेचुटी का अमाउंट मिलेगा तो कितना अमाउंट उसको अपने एम्प्लॉयर से मिला, इसको बोलते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। वास्तव में उसे अपनी कंपनी से ग्रेचुटी के नाम पर कितना अमाउंट मिलता है। दूसरा अमाउंट है इसमें यहां पर मैक्सिमम रुपीज 20 लाख, 20 लाख रुपए की लिमिट यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत बताई हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इसमें यहां पर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सेकेंड पॉइंट क्या है मैक्सिमम रुपीज 20 लाख, अधिकतम 20 लाख रुपया। अब है तीसरा पॉइंट, ये जो थर्ड नंबर का पॉइंट है इसको हमको कैलकुलेट करना सीखना होगा। सबसे पहले हम यहां पर इसके प्रोविजन को देखते हैं। 15 डेज सैलरी, 15 दिन का वेतन।
अब हमें यह समझना है कि ये 15 दिन का वेतन कैलकुलेट कैसे होगा। तो उसको लेकर के हमें इसका मीनिंग यहां पर देखना होगा। देखिए 15 डेज सैलरी का कैलकुलेशन होता कैसे है। सबसे पहले हमें इस पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए यह चेक करना होगा कि उस एम्प्लॉय ने उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में कितने ईयर काम किया। तो इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, ईयर ऑफ सर्विस, सेवा के वर्ष। उस कंपनी में उस एम्प्लॉय ने कितने समय तक काम किया। ठीक है, तो जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट उस कंपनी में होता है और जिस दिन वहां से उसका रिटायरमेंट होता है, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेकर के रिटायरमेंट की डेट तक हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर काउंट करने होंगे। मान लीजिए यहाँ पर कि 28 ईयर्स 7 मंथ उस एम्प्लॉय ने वहां पर काम किया। 28 वर्ष 7 महीने वो कर्मचारी उस कंपनी में काम करके रिटायर होता है। तो उस केस में हमें यहां पर यह मानना होगा कि 6 महीने से ज्यादा अगर कोई एम्प्लॉय किसी इंडस्ट्री में काम करके रिटायरमेंट होता है, तो ग्रेचुटी के पर्पज से जो हम यहां पर निकाल रहे हैं 15 डेज सैलरी, तो ग्रेचुटी की कैलकुलेशन में हमें क्या मानना है, 6 महीने से ऊपर को हमें यहां पर 1 वर्ष मानना है। प्रोविजन एक बार आप फिर से समझे। 15 डेज सैलरी का कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि वो जो कर्मचारी है, वो जो एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय ने उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में कितने वर्ष काम किया। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर कि एक एम्प्लॉय है, उसने किसी कंपनी में 28 ईयर्स 7 मंथ काम किया। ठीक है, तो इसे जब हम यहाँ पर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 महीने से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर काम करता है, तो यहां पर ग्रेचुटी के पर्पज से हमें यहां पर इसको 1 वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। 6 महीने से ज्यादा समय के लिए अगर वो काम कर लेता है तो यहां पर नंबर ऑफ ईयर कितने आएंगे, 29 ईयर्स। ठीक है, मान लीजिए वो उस कंपनी में 28 ईयर्स 5 मंथ काम करके रिटायरमेंट लेता, तो उस केस में हमें यहां पर नंबर ऑफ ईयर कितने मानने हैं, 28 ईयर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको समझना है। चलिए हमने क्या किया, हम सेकेंड नंबर का पॉइंट यहां पर समझ रहे हैं कि 15 डेज सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो 15 डेज सैलरी के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा उस एम्प्लॉय ने उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में कितने ईयर काम किया, नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय ने कितने समय तक उस कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। चलिए उसके बाद अब हमें 1 दिन की सैलरी का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि देखिए हमें क्या चाहिए, 15 डेज सैलरी, 15 दिन का वेतन, 15 डेज फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। जितने भी ईयर उसने वहां पर कंपनी में काम किया है, हर एक ईयर के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला अभी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए हमें कुछ बेसिक कैलकुलेशन करना यहाँ पर जरूरी है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन हमारी क्या हुई इसमें, यहाँ पर हमें ईयर ऑफ सर्विस चेक करना होगा, वर्षों की संख्या। 6 महीने से ऊपर अगर उसने वहां पर काम किया है तो उसको 1 साल हमको यहाँ पर मानना है। सेकेंड पॉइंट, सब सेकेंड पॉइंट, हमें 1 दिन की एवरेज सैलरी यहां पर कैलकुलेट करनी है। 1 दिन की हमें यहां पर एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना। अब वो 1 दिन सिंगल डे की हम यहां पर एवरेज सैलरी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि सैलरी का मीनिंग क्या होता है। तो यहां पर सैलरी का मीनिंग है
बेसिक सैलरी प्लस डीए। देखिए एक्ट है, एक्ट में यहां पर ऐसा नहीं बोला हुआ है कि डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला है, मतलब सेवा शर्तों के अनुसार वाला है, तो डीए हमको लेना है। ग्रेचुटी की कैलकुलेशन में जब हम यहाँ पर सैलरी देखते हैं, सैलरी, ठीक है, तो सैलरी में हमको क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए के मतलब डीएनएस अलाउंस, ठीक है। अब वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो, हमको डीए लेना है। वो महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार हो या फिर ना हो, हमको ग्रेचुटी की कैलकुलेशन में जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं उसमें डीए को लेना है। तो क्या करना है हमको, सेकंड स्टेप में हमको एक दिन की सैलरी निकालनी है। अब एक दिन की सैलरी कैसे निकलेगी, तो जिस मंथ में, जिस महीने उस एम्प्लॉय का उस कंपनी से रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट के समय उसकी जो सैलरी थी, और सैलरी में हमको दो कंपोनेंट, दो चीजों को शामिल करना है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। कौन से महीने की, लास्ट मंथ। कौन सा लास्ट मंथ, जब उनका रिटायरमेंट होता है। तो लास्ट मंथ की सैलरी को हमने लिया, ठीक है। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए, और वो सैलरी जब हमने यहां पर कैलकुलेट की, तो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 26 से, 26 से। अब ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है। तो जैसे हमने 26 से, 26 से उसको डिवाइड किया, हमको एक दिन की एवरेज सैलरी का यहां पर पता चलेगा, ठीक है। अब हमारा जो मेन कैलकुलेशन है वो क्या है, 15 डेज सैलरी। 15 डेज सैलरी, तो एक दिन की सैलरी को कैलकुलेट करने के बाद अब हम उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने वर्षों तक उसने वहां पर काम किया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो प्रॉपर इसमें पूरा पॉइंट है वो क्या बनता है, 15 डेज सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। और ये 15 डेज सैलरी निकालने के लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना होगा, नंबर ऑफ ईयर, उसने वहां पर कितने वर्ष काम किया। अगर उसने 6 महीने से, एम्प्लॉय ने 6 मंथ से ज्यादा वहां पर काम किया है, तो हमें उसको 1 ईयर कंसिडर करना है, ठीक है। जब आप एक दिन की सैलरी यहां पर कैलकुलेट करते हो, तो यहां पर वो सैलरी का मतलब क्या है, लास्ट मंथ सैलरी। जिस मंथ में उनका रिटायरमेंट होता है, उस मंथ में उनको कितनी सैलरी वहां पर मिल रही थी, उसको 26 से डिवाइड करना है। सैलरी का मीनिंग आपको यहां पर दिया हुआ है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है। चलिए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं। एम्प्लॉय किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे जहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है। ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 वहां पे लागू होता है। जिस कंपनी में वो कर्मचारी काम कर रहा था, अब उसका रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के टाइम पर उसको वहां से ग्रेचुटी मिलती है। कहां से मिलती है ग्रेचुटी, उस इंडस्ट्री से जहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है। तो जब उसको ग्रेचुटी मिलेगी, जब उसको वो अमाउंट रिसीव होगा, तब हम तीन अमाउंट में कैलकुलेशन कंपैरिजन करेंगे। पहला अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट, वास्तव में उसको वहां से कितना पैसा मिला। दूसरा, अधिकतम 20 लाख रुपया, मैक्सिमम रुपीज 20 लाख। और थर्ड है इसमें यहाँ पर 15 डेज सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। और इसके अंदर हमको कुछ कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले चेक करना होगा एम्प्लॉय ने वहां पर कितने ईयर काम किया, फिर चेक करना होगा एक दिन की सैलरी कितनी है उसकी। यहाँ पर एक दिन की सैलरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पर, लास्ट मंथ सैलरी अपॉन 26, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम पर उनकी सैलरी थी कितनी, सैलरी का मीनिंग भी यहाँ पर क्लियर करना आपको, बेसिक सैलरी प्लस डीए, बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर हमारा लास्ट केस कवर करेंगे। उसके पहले तीन अमाउंट यहाँ पर देखने के बाद इन तीनों में कंपैरिजन होगा, और इन तीनों में जो लेसर अमाउंट होगा, सबसे छोटा अमाउंट जो होगा, वो उस एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट माना जाएगा, कर मुक्त माना जाएगा। और उसके ऊपर जो उसको अमाउंट मिलता है वो टैक्सेबल माना जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन हमको प्रैक्टिस में करनी है, जिसको हम करने वाले हैं वो जल्दी।
बाकी अभी आपको प्रोविजन यहाँ पर समझने हैं। ठीक है, चलिए लास्ट वाला केस हम यहाँ पर समझेंगे। एम्प्लॉय किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा था जहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल नहीं होता है। वो किसी ऐसी कंपनी में काम करता था जहां पर ये ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है। ठीक है, अब हमें फिर से यहाँ पर 3 अमाउंट में कैलकुलेशन करना है, कंपैरिजन करना है। पहला अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा है मैक्सिमम ₹20 लाख। देखिए, अभी हमने एक ऐसी कंपनी की बात की थी जहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल हो रहा था। वहां पर भी जब हमने 3 अमाउंट में कंपैरिजन किया था, जिसमें 2 अमाउंट हमारे थे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम ₹20 लाख। ये दोनों अमाउंट यहां पर भी कॉमन है। देखिए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम ₹20 लाख। ठीक है, थर्ड नंबर का जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंस, वो अलग है। अब वो क्या अलग है तो उसके लिए आप समझे। यहां पर अभी हमने 15 डेज सैलरी का कैलकुलेशन किया था, अब हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे हाफ मंथ सैलरी। देखिए, मैंने 15 दिन का वेतन नहीं बोला है, मैंने 15 डेज सैलरी नहीं बोला है, मैंने बोला है हाफ मंथ सैलरी, आधे महीने का वेतन, आधे महीने का। अब 15 डेज और हाफ मंथ में डिफरेंस है। ठीक है, अब ये हाफ मंथ सैलरी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए, हाफ मंथ सैलरी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा उस एम्प्लॉय ने इंडस्ट्री में कितना काम किया, कितने ईयर्स तक काम किया। ठीक है, कितने ईयर्स तक काम किया। अब उसके लिए आपको ये देखिए, अभी हमने देखा था कि इसके पहले जहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल हो रहा था, वहां पर हमने देखा था 6 महीने से ज्यादा के लिए अगर वो वहां पर काम कर लेता है तो उसको हम 1 ईयर मान रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 नॉट एप्लीकेबल, तब आपको ध्यान देना है 12 महीने अगर वो काम करते हैं एम्प्लॉय तो ही आपको 1 साल मानना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय ने वहां पर अगर किसी एम्प्लॉय ने वहां पर 28 ईयर्स 9 मंथ काम किया, 28 ईयर्स 9 मंथ, 28 वर्ष 9 महीने, तब भी आप क्या मानोगे? 28 ईयर्स। किसी एम्प्लॉय ने मान लीजिए यहाँ पर 28 ईयर्स 11 मंथ काम किया, 28 वर्ष 11 महीने काम किया, तब भी आपको नंबर ऑफ फिर कितने लेने? 28 ही लेने। किसी एम्प्लॉय ने 28 ईयर्स 11 मंथ 25 डेज काम किया, ठीक है, 28 वर्ष 11 महीने 20 दिन या 25 दिन या 26 दिन या 28 दिन, तब भी आपको 28 ईयर्स ही लेने हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर हमको 6 महीने से ऊपर उसको 1 साल मानने वाला प्रोविजन लागू नहीं करना है। यहां पर 12 मंथ अगर वो वहां पर काम करते हैं तो उसको 1 साल मानना है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। दूसरा इसमें आता है कि एवरेज सैलरी ऑफ 1 मंथ, हमको यहां पर 1 महीने की सैलरी को निकालना होगा। ठीक है, देखिए वहां पर हमने क्या किया था, 1 डे की सैलरी कैलकुलेट की थी क्योंकि वहां पर 15 डेज सैलरी वाला प्रोविजन था। यहाँ पर है हाफ मंथ, तो हमको 1 महीने की सैलरी यहाँ पर निकालनी होगी, 1 महीने की। तो वो 1 महीने की सैलरी हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी यहाँ पर एक कैलकुलेशन है। सबसे पहला पॉइंट, सैलरी का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर जो सैलरी का मीनिंग है वो आप देखिए, बेसिक सैलरी प्लस डीए, और डीए कौन सा? एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा शर्तों के अनुसार। ठीक है, प्लस कमीशन ऑन सेल्स कौन सा? परसेंटेज बेसिस पर। तो ये तो हो गया सैलरी का मीनिंग। जब हम यहाँ पर सैलरी निकालेंगे, यहाँ पर हाफ मंथ सैलरी, तो सैलरी में क्या लेना है आपको? बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ वाला, सेवा शर्तों के अनुसार, प्लस कमीशन ऑन सेल्स परसेंटेज बेसिस पर। अब सैलरी का मीनिंग हमने समझा, हमको 1 महीने की सैलरी यहां पर निकालनी है। तो जब हम यहां पर 1 महीने की सैलरी निकालेंगे तो उसके लिए हमको एक कैलकुलेशन यहां पे करना होगा। ठीक है,
जिस समय एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होता है उससे तुरंत पहले के हमको 10 महीने की सैलरी लेनी है, फिर उसको हमको डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, क्या करना है एक बार फिर से आप सुने। सैलरी ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडिंग 10 मंथ्स, सैलरी ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडिंग 10 मंथ्स, जिस समय एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होता है उसके जस्ट पहले की 10 महीने की सैलरी हमको लेना है और उसको 10 से डिवाइड करना है। उससे क्या होगा, उससे हमको 1 महीने की सैलरी का पता चलेगा, 1 महीने की सैलरी का पता चलेगा। ठीक है, तो जब ये तीनों अमाउंट हमारे यहां पर कैलकुलेट हो जाते हैं तब हमें कंपैरिजन करना है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, हाफ मंथ सैलरी, मैक्सिमम ₹20 लाख। जो लेसर अमाउंट होगा वो एग्जाम्प्ट बचा हुआ टैक्सेबल है। तो अब मैं इन दोनों में आपको यहां पर कंपैरिजन करना बताता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 15 डेज सैलरी का कैलकुलेशन। मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पर आता हूं जो हमारा मेन पॉइंट है इसमें। एक एम्प्लॉय किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है। तीन अमाउंट में हमको कंपैरिजन करना है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वास्तव में कितना उसको पैसा मिला, 20 लाख रुपए दूसरा अमाउंट, तीसरा अमाउंट 15 डेज सैलरी। 15 डेज सैलरी का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको नंबर ए फिर यहाँ पर काउंट करने होंगे, उसने वहां पर कितने वर्ष काम किया। ठीक है, अगर वो 6 महीने से ज्यादा समय के लिए वहां पर काम करते हैं तो उसको आपको 1 साल मानना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन कैसे होगा उसको अभी भी हम आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। दूसरा कैलकुलेशन, एक दिन की आपको सैलरी यहाँ पर निकालनी है। जब आप एक दिन की सिंगल डे की सैलरी आप निकालते हो तब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है लास्ट मंथ सैलरी। जिस मंथ उसका रिटायरमेंट होता है उस महीने में उनको सैलरी क्या मिल रही थी उसको 26 से डिवाइड करना है। अब सैलरी का मीनिंग यहाँ पर क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, हाउस रेंट अलाउंस मैंने आपको बताया था, हर जगह पर सैलरी का मीनिंग अलग अलग होता है पर्टिकुलर उस पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए। तो यहां पर भी ग्रेच्युटी के अंदर यहां पर सैलरी का मीनिंग क्या हुआ, बेसिक सैलरी प्लस डीए। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार हमने यहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 नॉट एप्लीकेबल वाले केस में भी कंपैरिजन किया। तो वहां देखिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद हाफ मंथ सैलरी एंड ₹20 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर हाफ मंथ सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो उसके लिए पहला स्टेप, सबसे पहले आप चेक करोगे कि एम्प्लॉय ने उस कंपनी में कितने ईयर काम किया। जब आप नंबर ऑफ ईयर का यहाँ पर कैलकुलेशन करते हो तो आपको कंप्लीट ईयर लेने हैं। कंप्लीट ईयर का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि उसने यहाँ पर 28 वर्ष 11 महीने काम किया, तो आपको 28 वर्ष ही लेने हैं, 11 महीने को इग्नोर कर देना। उसने वहां पर 28 वर्ष 11 महीने 15 दिन काम किया, आपको उसको भी इग्नोर करना है। कंप्लीट ईयर लेना आपको, मतलब 28 ईयर्स। उसने वहां पर 15 साल काम किया, 15 साल 3 महीने काम किया, 15 साल लेना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद में सैलरी कैसे निकालोगे आप, एवरेज सैलरी 1 महीने की। 1 महीने की सैलरी जब आप निकालोगे तो उसमें क्या करना है आपको, जिस समय एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होता है उसके पहले के 10 महीनों की सैलरी आपको लिखनी है और उसको 10 से डिवाइड करना है। जब आप सैलरी यहां पर कैलकुलेट करोगे तो सैलरी का मीनिंग आपको समझना है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। अब डीए कौन सा, एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्लस कमीशन ऑन सेल्स परसेंटेज बेसिस वाला। इन सभी को करने के बाद अब हमको यहां पर हाफ मंथ सैलरी का कैलकुलेशन करना है। तो वो कैसे होगा, पहले हम 1 महीने की सैलरी निकालेंगे, फिर उसका 1/2 करेंगे, उसको फिर नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारे प्रोविजन यहां पर कंप्लीट है कि एक एम्प्लॉय को ग्रेचुटी जो रिसीव होती है उसको लेकर के सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में क्या बताया हुआ। सबसे पहले हमको चेक करना है कि यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय है तो उसको जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिलती है वो 100% एग्जम्प्ट है। अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल वाले किसी कंपनी में काम करता है तब हमको तीन अमाउंट में कंपैरिजन करना है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 15 डेज सैलरी ₹20 लाख,
तीनों में जो लेसर अमाउंट होगा वो उस कर्मचारी के लिए कर मुक्त रहेगा, बचा हुआ टैक्सेबल। इसी प्रकार पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 नॉट एप्लीकेबल, किसी ऐसी कंपनी में वो काम करता है तो वहां पर जो उसको ग्रेचुटी का अमाउंट मिलेगा उसको लेकर के हमें 3 अमाउंट में कंपैरिजन करना है। वो 3 अमाउंट क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, हाफ मंथ सैलरी, मैक्सिमम ₹20 लाख। अब यदि हम यहाँ पर इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, तो देखिए दो अमाउंट दोनों में कॉमन है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम ₹20 लाख, मैक्सिमम ₹20 लाख। तो जो मेन कैलकुलेशन है वो है 15 डेज सैलरी की और एक हाफ मंथ सैलरी की। ठीक है।